नमस्कार। ओम शांति। आज हम मिलने जा रहे हैं सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य से, जो होम साइंस का विषय पढ़ाती थी। लगभग 35 वर्षों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। तो आज हम मिलने जा रहे हैं इनसे और इनसे जानना चाहेंगे कि होम साइंस का विषय वर्तमान में युवाओं के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो सबसे पहले हम इनसे परिचय लेंगे और इनके अध्यापन काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। तो नमस्कार, ओम शांति। आप अपना परिचय दीजिए। मैं कुसुम शर्मा। मेरी प्रथम नियुक्ति बीकानेर महारानी सुदर्शन कॉलेज में हुई थी और यहीं से मैं 2006 में सेवानिवृत्त हुई उप प्रधानाचार्य की पोस्ट से। तो आपने ये विषय जो है चुना था, जब आपने शुरू किया अध्यापन करना, तो इस विषय को चुनने के पीछे आपका क्या लक्ष्य था? मुझे शुरू से गृह विज्ञान विषय में रुचि थी और मैं वनस्थली विद्यापीठ में जयपुर के पास है जो, वहाँ पढ़ी थी। वहाँ मैंने 9th क्लास से ही होम साइंस ली थी और उसके बाद BSc होम साइंस, MSc होम साइंस जबलपुर विश्वविद्यालय से की। तो बाल विकास मेरा मुख्य विषय था, तो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, इसमें मैंने MSc किया था। तो एक जैसे होम साइंस को सुनते ही लोगों के मन में यही आता है, विशेष रूप से विद्यार्थियों के मन में, कि होम साइंस अर्थात एक लड़कियों का विषय है। तो क्या होम साइंस, जिसको गृह विज्ञान कहते हैं, क्या लड़कियों के अध्ययन के तक ही सीमित है या इसमें लड़कों के लिए भी कुछ संभावनाएं हैं कि वो भी पढ़कर इसे कुछ अपना कैरियर बना सकें? फिलहाल तो छात्राओं के लिए ही होम साइंस है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि छात्रों को भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों कि आजकल महिलाएं भी पुरुषों के समान ही घर के बाहर काम करती हैं, तो घर व्यवस्थित रूप से चलता रहे, इसके लिए पुरुष का सहयोग भी आवश्यक है। तो अगर छात्रों को भी इसकी नॉलेज होगी तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। और एज ए डाइटिशियन छात्र भी इसको पढ़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल हर बड़े हॉस्पिटल में डाइटिशियन की पोस्ट होती है। तो होम साइंस में क्या केवल भोजन कला कहें या डाइटिशियन कहें यहीं तक है, या इसका एक क्षेत्र विशाल है कि जैसे होम साइंस, जिसको अब साइंस का नाम दिया है, तो घर में साज सज्जा की भी व्यवस्था होती है, एक घर का एक डेकोरेशन भी होता है। इसके अलावा भोजन तो आपने जैसे बता ही दिया कि डाइटिशियन का होता है। तो इसको किस रूप में, मतलब इसका क्षेत्र कितना विशाल है होम साइंस का? होम साइंस का बहुत विस्तृत क्षेत्र है और इसमें लगभग प्रतिदिन जो भी काम में आने वाली कार्य हैं, चीज़ें हैं, वो सारी इसमें समाहित हैं। तो होम साइंस जैसा कि नाम ही है, ये सिर्फ आर्ट कला नहीं है बल्कि साइंस भी है। तो इसमें गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट, उसी में डेकोरेशन, गृह सज्जा, वस्त्र विज्ञान शुरू से कैसे बनता है, क्या क्या बनता है, कैसा फाइबर होता है, क्या किसके नुकसान फ़ायदे, मतलब वो पूरा टेक्सटाइल का आपको ज्ञान हो जाता है। इसी तरह से फूड्स एंड न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन किस चीज़ से मिलता है, किस में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, मतलब वो पूरा एक साइंस है जो आपको आनी चाहिए। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि घर का आपको अरेंजमेंट करना होता है, चलाना होता है। जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि ये विषय केवल लड़कियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृह विज्ञान अर्थात घर जो बनता है वो मुख्य रूप से जैसे पति और पत्नी को मिलकर के, बच्चों को मिलकर के घर बनता है। तो घर की सारी व्यवस्थाएं जो है वो केवल नारी तक सीमित नहीं है, उसमें पुरुषों का भी एक योगदान होना चाहिए।
तो मैं देखता हूँ कि पुरुष जो है लगभग ज़्यादातर पुरुष परिवारों में काम करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी पे जाते हैं। और ज़्यादातर कुछ लोगों का होता है कि वो बाज़ार से सामान तो ले आते हैं, लेकिन उसका घर के अंदर उस सामान का किस प्रकार से उपयोग करना है वो उनको नहीं आता है, या उनका रुचि का विषय नहीं होता है। तो रुचि फिर बढ़ाएं कैसे पुरुषों के अंदर? नहीं, अब धीरे धीरे करके अगर पति को भी या भाई जो भी है पुरुष है घर में, उनको थोड़ा थोड़ा काम आजकल वैसे चेंज हो रहा है। आजकल शुरू से ही बच्चों को थोड़ा बहुत माएँ सिखाती हैं, लड़कों को भी, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं, बाहर कमरा लेकर के रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको भी आ जाता है ये सब करना। तो उनकी रुचि अपने आप धीरे धीरे जागृत होती है और फिर बाद में वो सहयोग भी करते हैं घर में अपनी माँ का, बहन का, पत्नी का। तो अब ये एक सवाल एक दिमाग में आता है मेरे कि आपने जब अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया तब तो मेरे ख्याल से आपके क्लास में लगभग, वैसे तो आपका कॉलेज ही लड़कियों का कॉलेज था, तो उसमें लड़कों का तो कुछ एंट्री नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मुख्य रूप से पढ़ाई हम इसलिए करते हैं कि हम कोई आय का साधन जुटाएं। अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो वो निश्चित रूप से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में या किसी कंस्ट्रक्शन में जाएगा, डॉक्टर बनेगा तो हॉस्पिटल में जाएगा, वकील बनेगा तो कोर्ट में जाएगा। लेकिन होम साइंस चुन करके एक व्यक्ति यानी एक पुरुष जो है किस प्रकार के प्रोफेशन को अपना सकता है, उसके लिए आय जुटाने के किस प्रकार के साधन आज हमारे लिए उपलब्ध हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि इस तरह की चीज़ें चलाते हैं। उसको महिलाएं भी चला सकती हैं और पुरुष भी चला सकते हैं, जिसमें वो खाना बनाना, जैसे केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम वगैरह, खाना बनाना, प्राथमिक चिकित्सा है, टेलरिंग है, सिलाई वगैरह करना, और कुछ किचन टिप्स हैं जो हम बता करके अपना चैनल करके आय को अर्जित कर सकते हैं और हमसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा ऐसा विशाल क्षेत्र है कि इसमें अब तो हम देख रहे हैं कि कंपटीशन भी बहुत हो गया है। हम किसी एक विषय पर अगर किसी चीज़ को उसमें ढूंढते हैं यूट्यूब पर, तो अनेक प्रकार के हमें चैनल दिखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ भी कंपटीशन रहता है। तो एक जैसे कोई व्यक्ति अपना एक इंस्टीट्यूट खोलता है या कोई छोटा सा कारखाना खोलता है, इस प्रकार के कोई प्रोफेशन इस फील्ड में मिल सकते हैं होम साइंस को चुनकर? जैसे फूड प्रिजर्वेशन है ना, जिसमें शरबत, सॉस, जैम वगैरह बनाना बताते हैं, तो इस तरह के छोटे उसमें कार्य शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि इस तरह के अचार है ना, विभिन्न प्रकार के अचार हैं, सॉस, शरबत वगैरह बनाए जा सकते हैं। और इसकी घर पर शुरू में घर पर ही इसकी बिक्री और बनाना शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके इस क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं आगे। इसी तरह से क्लासेस भी लगाई जा सकती हैं, छात्राओं को घर में क्लासेस लगा करके उनको सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, तो वो भी आएगा एक साधन है। हमने ये जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई कि होम साइंस का जो विषय है वो आज के युग में इन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया था तब संभवतः है ये लड़कियों का विषय रहा होगा, किंतु आज आय जुटाने को लेकर के बात करें तो होम साइंस में कई प्रकार के ऐसे विकल्प इन्होंने बताए हैं जो हम चुन करके एक आय जुटाने का साधन बना सकते हैं। और डिपेंड करता है कि हमारी मेहनत कितनी है, हम कितना मेहनत करके कितनी लगन और ईमानदारी से जो है कार्य को करते हैं। तो होम साइंस का विषय चुनकर भी हम एक अच्छा आय जुटाने का साधन भी बना सकते हैं और समाज में अपनी एक पहचान भी बना सकते हैं कि एक ऐसा विषय हमने चुना है जो मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित है, लेकिन पुरुष भी उसमें अपना योगदान दे सके। तो आप और कुछ आज की युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे कि जो अन्य विषयों को उनके लिए रुचिकर हो सकते हैं, लेकिन वो होम साइंस के विषय में भी अपनी रुचि बढ़ा करके इसे चुन करके आगे बढ़ें? जैसे होटल मैनेजमेंट है, अगर वो करते हैं तो उसमें अब आजकल आप देखिए महिलाओं से ज़्यादा शेफ़ जो हैं, सारे फेमस जो शेफ़ हैं वो जेंट्स हैं।
तो आप होटल मैनेजमेंट करके हाउस कीपिंग है, शेफ़ बनते हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, कार्य कर सकते हैं आगे। भी शेफ के नाम। है। हाँ जी। और ये आपको होम नर्सिंग का कोर्स करके वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट एड और होम नर्सिंग का भी प्रैक्टिकल थ्योरी सब सिखाई जाती है गृह विज्ञान में। तो आपने शेफ का नाम लिया तो मुझे याद आता है कि हम टेलीविज़न में कई देखते हैं प्रोग्राम में, संजीव कपूर का नाम जो है बहुत ही चर्चित नाम है और चर्चित चेहरा है वो, और उनके द्वारा कई लोगों को भोजन पकाने की कला जो है सिखाई जाती है, और कई लोगों ने उनसे सीख करके अपने जीवन में उसको अपना कैरियर बनाया है और आज अच्छे मुकाम पर बैठे हैं। तो आज की चर्चा में हमने होम साइंस के विषय पर जो जानकारी प्राप्त की वो बहुत ही लाभदायक है, और मैं समझता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी भी होम साइंस को चुनकर इसे अपना कैरियर बना सकते हैं। मैं प्रोफेसर साहब जब भी आपसे मिलता हूँ तो आपके चेहरे पर एक अलग ही सौम्यता नज़र आती है और अपनापन झलकता है। तो ये सवाल मेरे मन में आता है कि आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप इतना मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, खुश नज़र आते हैं? तो इसके पीछे क्या राज है वो ज़रा हमें बताइए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी कहें या कोई भी किसी को भी कहें तो हर व्यक्ति तनाव में नज़र आता है। तो आप तनाव मुक्त रहती हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि इसके पीछे क्या राज है। मैं बहुत समय से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, और तनाव की जहाँ तक बात है, मेडिटेशन करते हैं, मुरली रोज़ सुनते हैं, तो उससे मुझ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, और इसीलिए तनाव मुक्त रहती हूँ। और अभी ही नहीं, जब मैं कार्य करती थी, पढ़ाती थी, उस समय भी एकाग्रता और जो आत्मविश्वास मेरे में आता था, उसकी वजह से मुझे कॉलेज में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, और बिना किसी समस्या के मैंने अपना पूरा कार्यकाल ख़त्म किया है। और अभी भी मैं बहुत शांत और अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा समय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को देती हूँ और उनसे जुड़ी हुई हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। जी, तो ये आपने अपने जो है खुश रहने का राज हमें बताया है। तो इतने वर्षों तक आप लगभग 35 वर्ष आपने बताए हैं, तो इतने वर्षों तक आपने बच्चों को पढ़ाया है, तो निश्चित रूप से आपने कॉलेज में जो पढ़ाया, तो जो लड़कियां हैं वो 16-17, 15-16-17 की एज की, 18 की एज की होंगी आपके समय, विद्यार्थियों का यही उम्र होती है। तो हम देखते हैं कि इस उम्र में थोड़ा एनर्जी भी होती है, जोश भी होता है, और थोड़ा सा युवा जो होता है वो अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करना चाहता है, और स्वतंत्रता के साथ थोड़ी स्वच्छंदता भी चाहता है। लेकिन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक और चरण आता है, वो है उद्दंडता। तो ऐसा क्या करें कि पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि आप भी एक गृहिणी भी रही हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे स्वतंत्र तो रहें और स्वच्छंद भी थोड़ा सा उनको किया जाए, ताकि वो अपने जीवन के अंदर कैरियर को चुन सकें, क्या उनको आगे करना है उसका आप चुनाव कर सकें, किंतु उनका जीवन उद्दंडता की ओर न जाए। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए आज की युवा पीढ़ी को। देखिए, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, और घर में जैसा वातावरण बच्चे देखते हैं, जो संस्कार पेरेंट्स बच्चों को देते हैं, उसका बहुत प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ता है। और आप उनको स्वतंत्रता दीजिए, उनको आज़ादी दीजिए अपना कैरियर चुनने की, विषय चुनने की, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ अगर आप शुरू से मोड़ेंगे तो निश्चित तौर से बच्चे जो हैं वो सही राह पर चलेंगे। तो अध्यात्म की ओर आपने जोड़ने का विचार की, एक राय रखी है, लेकिन जब तक माता पिता अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक बच्चे जुड़ नहीं सकते। तो माता पिता को कैसे, मतलब थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो किस प्रकार से करें ऐसा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि
बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स को करते देखते हैं। अगर वो पेरेंट्स को देखते हैं कि घर का वातावरण जो है वो ज्ञान का है, ज्ञान मार्ग का है, और वो बाहर भी जाते हैं, विश्वविद्यालय मुरली सुनने जाते हैं, और बच्चों को भी आप वहाँ लेके जाइए, उनसे मिलाइए, तो नेचुरली बच्चों को भी धीरे धीरे करके उसमें इंटरेस्ट आएगा। और जब घर में भी ऐसा वातावरण देखेंगे, वहाँ जाकर के ब्रह्मा कुमारीज में जाकर के भी ऐसा वातावरण देखेंगे, तो बच्चे में अपने आप धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा। मैं ऐसा सोचती हूँ। जी, तो अंत में हम यही कहेंगे कि विषय के बारे में चर्चा करना तो एक बात थी, लेकिन मूल रूप से जो प्रोफेसर साहब ने जो बताया है कि यदि हम अपने बच्चों को एक अच्छे दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा अध्यात्म से जुड़ना आवश्यक है। उसके पश्चात धीरे धीरे बच्चे हमें देखकर या हमारे द्वारा जो घर का वातावरण बनाया गया है उसमें स्वतः ही ढल जाएंगे और अपने आप को भी एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आपसे जो आज चर्चा हुई, भले ही वो छोटी सी चर्चा रही लेकिन बहुत ही उपयोगी रही, मैं समझता हूँ। तो इसी प्रकार की हम चर्चाएं आगे करते रहेंगे, नए नए लोगों से मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, ओम शांति।